अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने 9th क्लास की 2025 की फ़िज़िक्स की बुक का आगाज़ किया हुआ है और आज हमारा 10वां लेक्चर है। चैप्टर नंबर 1 का आज लास्ट लेक्चर होगा, जिसमें हम आज इस चैप्टर की एक्सरसाइज के MCQs, शॉर्ट क्वेश्चन और न्यूमेरिकल्स और इसके साथ कुछ एडिशनल शॉर्ट क्वेश्चन और MCQs हैं, वो मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा। आप उसे रीड कर दीजिएगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं इस चैप्टर की एक्सरसाइज। तो आपके पास जो इस चैप्टर की एक्सरसाइज है वो पेज नंबर 24 के ऊपर गिवन है। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास है MCQs का, ठीक है। आप MCQs के निशान लगा सकते हैं। पहले MCQs का आंसर है डी। तो इसको रीड कर देते हैं, साथ में इसकी रीज़न आपके साथ शेयर कर दूंगा। पहला MCQs है, द इंस्ट्रूमेंट दैट इज़ मोस्ट सूटेबल फॉर मेजरिंग द थिकनेस ऑफ फ्यू शीट्स ऑफ कार्डबोर्ड इज़ माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। तो ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो कि बहुत सारी शीट्स की थिकनेस को मेजर करने के लिए, उनकी विड्थ या चौड़ाई को मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो वो होता है आपके पास माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। इसकी रीज़न आपके पास ये लिखी हुई है, मोस्ट एक्यूरेट इसीलिए है क्योंकि इसका लीस्ट काउंट 0.01 मिलीमीटर होता है, ठीक है। सो इट कैन मेजर स्मॉलेस्ट लेंथ एज़ कम्पेयर टू अदर इंस्ट्रूमेंट जिनमें वर्नियर कैलिपर, मीटर रूल वगैरह आ जाते हैं। ये उनसे ज़्यादा प्रिसाइज है, उनसे ज़्यादा एक्यूरेट है, ठीक है। तो इसीलिए आप इसको स्क्रू गेज का इस्तेमाल करते हैं थिकनेस वगैरह की मेजरमेंट करने के लिए। अच्छा, दूसरा MCQ आपके पास, 1 फेमटोमीटर इज़ इक्वल टू। फेमटो आपके पास एक प्रीफिक्स है, ठीक है, यानी 10 की पावर में जो वैल्यूज़ होती हैं वो है। ये आपके पास चैप्टर नंबर 1 के अंदर टेबल भी एक मौजूद है, आप वहाँ से टेबल 1.4 है उसमें देख सकते हैं। फेमटो की वैल्यू 10 की पावर -15 होती है, तो इसीलिए 1 फेमटोमीटर 10 की पावर -15 के बराबर होगा। तीसरा MCQ आपके पास, लाइट ईयर इज़ अ यूनिट ऑफ। लाइट ईयर किसका यूनिट होता है? लाइट ईयर यूनिट होता है बेसिकली डिस्टेंस का। लाइट ईयर क्या होता है? लाइट ईयर इज़ द डिस्टेंस दैट लाइट ट्रेवल्स इन 1 ईयर इन अ वैक्यूम। लाइट ईयर ऐसा आपके पास फासला है जो कि रोशनी 1 साल के अंदर तय करती है, ठीक है। तो ये फासले का यूनिट है, तो आपने यहाँ डिस्टेंस के ऊपर टिक कर देना है। चौथा MCQs है, विच वन इज़ अ नॉन फिजिकल क्वांटिटी। इन सारों में से कौन सी नॉन फिजिकल है, यानी ऐसी कौन सी मिकदार है जिसकी हम मेजरमेंट नहीं कर सकते। नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ ऐसी क्वांटिटी होती हैं जिनकी मेजरमेंट नहीं की जा सकती, जिनका कोई यूनिट नहीं होता, ठीक है। तो ये आपके पास डिस्टेंस है। डिस्टेंस का यूनिट मीटर होता है, ये एक फ़िज़िकल क्वांटिटी है। डेंसिटी भी फ़िज़िकल है और टेम्परेचर भी फ़िज़िकल क्वांटिटी है, इनको मेजर किया जा सकता है। तो कलर को मेजर नहीं किया जा सकता, कलर का कोई यूनिट नहीं होता, इसीलिए आप कलर पे टिक करेंगे। MCQs नंबर 5 है, व्हेन यूजिंग अ मेजरिंग सिलेंडर वन प्रिकॉशन टू टेक इज़ टू। कि जब आप लोग मेजरिंग सिलेंडर के ज़रिए मेजरमेंट कर रहे हो तो फिर आपको क्या एहतियाती तदबीर अपने जहन में रखनी चाहिए। पोजीशन द आई इन द लाइन विद द बॉटम ऑफ मेनिस्कस। इसका डी ऑप्शन आप निशान लगाएं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है जब आप मेजरिंग सिलेंडर के ज़रिए किसी भी चीज़ की पैमाइश कर रहे हैं, किसी चीज़ का वॉल्यूम मेजर कर रहे हैं, तो आपने जो लेवल है उस लिक्विड का उसके ऊपर अपनी आंख को रखना है, नहीं तो आपके पास पैरेलक्स एरर जनरेट हो सकता है आपकी आंख की गलत पोजीशन की वजह से, ठीक है। तो इसकी वजह आप लोग पढ़ सकते हैं कि टू अवॉइड पैरेलक्स एरर, जो कि आंख की रॉन्ग पोजीशन की वजह से जनरेट होता है। इसके बाद आपके पास छठा MCQs है, वॉल्यूम ऑफ वाटर कंज्यूम्ड बाय यू पर डे इज़ एस्टिमेटेड इन। यानी जो आप पूरे दिन में पानी पीते हैं या इस्तेमाल करते हैं, वो पानी किन यूनिट्स के अंदर मेजर होता है? वो पानी लीटर के अंदर मेजर होता है। मिलीलीटर के अंदर क्यों नहीं होता? क्योंकि मिलीलीटर एक बहुत ज़्यादा छोटा यूनिट है, ठीक है। मिली 10 की पावर -3 के बराबर होता है, जो कि बहुत छोटा यूनिट है, इसीलिए लीटर के अंदर हम इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप लोग बोतल वगैरह कोई लेने जाएं तो आप 2 लीटर की, 2.25 लीटर या 1.5 लीटर इस तरह बोतल आप लोग बाय करते हैं। तो बेसिकली जो पानी हम इस्तेमाल करते हैं पूरे दिन में वो लीटर्स के अंदर मेजर होता है, तो इसका बी ऑप्शन आपने टिक करना है। इसके बाद 7वां MCQs है, अ डिस्प्लेसमेंट कैन इज़ यूज टू मेजर। जो डिस्प्लेसमेंट कैन मेथड होता है, जिसको ओवरफ्लो कैन मेथड भी कहते हैं, ये हमने मेजरिंग सिलेंडर के अंदर पढ़ा था, जिसके ज़रिए हम किसी भी सॉलिड शेप का वॉल्यूम मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर आपके पास लास्ट वाला है, वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड। तो इसकी वजह आपके पास लिखी हुई है यहाँ पर कि इर्रेगुलर शेप्ड सॉलिड या ओवरफ्लो मेथड इसे कहते हैं। हम डिस्प्लेसमेंट कैन के अंदर जो हमारा सॉलिड होता है, कोई ठोस शक्ल होती है जिसका वॉल्यूम हमने मेजर करना है, उसको किसी धागे के साथ बांध कर उसके अंदर लटका देते हैं, तो पानी जो होता है वो साइड से ओवरफ्लो होकर बाहर गिरता है। तो जो पानी बाहर गिरता है उस पानी का हम वॉल्यूम मेजर करते हैं, जो कि बेसिकली उस सॉलिड शेप के वॉल्यूम के बराबर होता है। तो ये होता है डिस्प्लेसमेंट कैन मेथड।
इसके बाद आपके पास MCQs नंबर 8 गिवन है, जिसमें लिखा हुआ है कि 2 रोड्स विद लेंथ 12.321 सेंटीमीटर एंड 10.3 सेंटीमीटर आर प्लेस्ड साइड बाय साइड, द डिफरेंस इन देयर लेंथ्स इज़। तो 2 रोड हैं आपके पास, उनको साइड बाय साइड एक दूसरे के साथ रखा गया है, तो आपने उनकी लेंथ्स के अंदर जो डिफरेंस है वो फाइंड करना है। बेसिकली डिफरेंस का मतलब होता है दो चीज़ों को माइनस कर देना। तो आपने 12.321 में से 10.3 को माइनस कर देना, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2.021 सेंटीमीटर। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये 8वें MCQs की रीज़न कि इन दोनों को हमने माइनस किया तो हमारे पास डिफरेंस आ गया। ये तो हमने इसका आंसर लगाया लास्ट वाला डी ऑप्शन। इसके बाद 9वां MCQs है, 4 स्टूडेंट्स मेजर द डायमीटर ऑफ सिलेंडर विद वर्नियर कैलिपर। 4 स्टूडेंट हैं, उन्होंने वर्नियर कैलिपर का इस्तेमाल किया और एक सिलेंडर का डायमीटर मालूम किया, ठीक है। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीडिंग इज़ करेक्ट, तो कौन सी रीडिंग सबसे ज़्यादा करेक्ट होगी। तो आप देख सकते हैं जिसके अंदर सबसे ज़्यादा वैल्यूज़ दी हुई हैं 3.475 सेंटीमीटर, तो वो करेक्ट होगी क्योंकि इसके अंदर 3 डेसिमल प्लेसेस हैं, ठीक है। और वर्नियर कैलिपर का जो लीस्ट काउंट होता है आपके पास, वो आपके पास होता है 0.1 मिलीमीटर या 0.01 सेंटीमीटर। तो इसी लिहाज से आपके पास जो है ये 3 डेसिमल प्लेसेस तक आपने जो आंसर है उस पर टिक करना होगा, जो कि आपके पास दूसरा ऑप्शन बनेगा। इसके बाद 10वां MCQ है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स आर लाइकली टू रिप्रेजेंट द थिकनेस ऑफ शीट ऑफ दिस बुक। तो इस बुक की जो थिकनेस है शीट की वो कौन सी होगी, वो 1 × 10⁻⁻⁴ मीटर होगी, ठीक है। वो कैसे होगी, वो आप लीस्ट काउंट से ही देख सकते हैं। लीस्ट काउंट होता है 0.1 मिलीमीटर वर्नियर कैलिपर का, तो जिसे आप मज़ीद सोल्व करेंगे तो आपके पास 1 × 10⁻⁻⁴ में आंसर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आपके पास 11वां MCQs है, इन अ वर्नियर कैलिपर्स 10 smallest divisions of vernier scale are equal to 9 smallest division of main scale. If smallest division of main scale is half millimeter, the vernier constant is equal to। अच्छा, वर्नियर कांस्टेंट आपके पास जो होता है वो वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट ही होता है, उसी को ही वर्नियर कांस्टेंट कहते हैं। तो ये आप लोग देख सकते हैं वर्नियर कैलिपर का जो लीस्ट काउंट होता है जिसको वर्नियर कांस्टेंट कहते हैं, उसका फार्मूला हमने पढ़ा था, स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ मेन स्केल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑन वर्नियर स्केल। तो स्मॉलेस्ट डिवीजन जो हमें स्टेटमेंट के अंदर दी गई है वो है 0.5 मिलीमीटर, यानी कि हाफ जो होता है वो 0.5 के इक्वल होता है, 1/2 जिसे कहते हैं, ठीक है। और नंबर ऑफ़ डिवीजन कितनी है, 10 है, तो इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो 0.05 मिलीमीटर हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं बी पार्ट, अगले पेज के ऊपर, पेज नंबर 25 पर। ये शॉर्ट क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, ठीक है। इनमें जिसके ऊपर मैंने टिक किया है ये शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, ये बोर्ड में आने के चांस ज़्यादा हैं, ठीक है। लेकिन बाकियों को भी हम स्किप नहीं कर सकते क्योंकि पहली दफ़ा पेपर होना है, तो कोई अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता कि कौन सा क्वेश्चन आपको पेपर में आएगा और कौन सा नहीं आएगा। तो इस लिहाज से आपने इस बुक का सारा कुछ ही करना पड़ेगा आपको। तो फिर भी जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनके ऊपर निशान लगा दिए गए हैं ताकि उन्हों को हरगिज़ आप स्किप ना कीजिए। तो 1.1 है, 1.2 है, 1.3 है, 1.5 है, ठीक है। ये आपके पास ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और 1.8 जो है वो MCQs के तौर पर आपको पूछा जा सकता है। तो ये जो तो सबसे पहले आपके पास आ जाता है शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1.1, जो ये आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं पिक्चर में। कैन अ नॉन फिजिकल क्वांटिटी बी मेजर्ड, इफ़ येस देन हाउ। आपने बताना है कि जो नॉन फिजिकल क्वांटिटी है उसको मेजर किया जा सकता है, अगर किया जा सकता है तो क्यों मेजर किया जा सकता है। तो इसका आंसर आप देखें, नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ आर दोज क्वांटिटीज़ दैट कैन नॉट बी मेजर्ड यूजिंग एनी टूल और इंस्ट्रूमेंट। क्योंकि जो गैर तबीई मकदारें या नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ ऐसी मकदारें होती हैं जिन्हों को हम मेजर कर ही नहीं सकते, ठीक है। दीज क्वांटिटीज़ कैन बी डिस्क्राइब्ड qualitatively or compared using some predetermined criteria, indices और through survey techniques। इनको हम सर्वे टेक्निक्स या जो प्री डिटरमाइंड पहले मालूम किया गया उस क्राइटेरिया के ज़रिए, या हम क्वालिटेटिवली इसको मेजर कर सकते हैं। इसको मेजर करने के लिए कोई स्टैंडर्ड यूनिट नहीं होता, ठीक है। जैसे आपके पास कलर है, आपके पास इमोशंस हैं, इन्हों को हम मेजर नहीं कर सकते, बजाय इसके जिस तरह आपके पास लेंथ हो, टाइम हो, टेम्परेचर हो, जो कि इनका स्पेशल कोई ना कोई यूनिट होता है, तो इन्हों को मेजर कर सकते हैं। जिन्हों को कर सकते हैं उनको कहते हैं फ़िज़िकल क्वांटिटी, और जिन्हों को नहीं किया जा सकता उसको कहते हैं नॉन फिज़िकल क्वांटिटी। इसके बाद आप लोग ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1.2 देख सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन। व्हाट इज़ मेजरमेंट, नेम इट्स 2 पार्ट्स। तो अ मेजरमेंट इज़ अ प्रोसेस
of comparison of an unknown quantity with the widely accepted standard quantity. A measurement consists of two parts, a number and a unit. A measurement without without unit is meaningless. तो ये जो measurement वाला शॉर्ट क्वेश्चन है बेसिकली हमने पिछले लेक्चर्स के अंदर जब स्टार्ट में हमने दूसरे या तीसरे लेक्चर में ये शॉर्ट क्वेश्चन मौजूद है, आप वहाँ से जाके इसको देख सकते हैं कि किसी भी चीज़ की मेजरमेंट करने के लिए किन बातों का ख्याल रखना पड़ता है और मेजरमेंट की डेफिनेशन होती क्या है। अच्छा, तीसरा शॉर्ट क्वेश्चन आपके पास, वाई डू वी नीड अ स्टैंडर्ड यूनिट फॉर मेजरमेंट्स, कि हमें मेजरमेंट करने के लिए, किसी भी चीज़ की पैमाइश करने के लिए एक ख़ास यूनिट की ज़रूरत क्यों होती है। तो आपने यहाँ पर ये बताना है, इन द अर्ली डेज़ पीपल यूज़ टू मेजर लेंथ यूजिंग हैंड और आर्म और फुट और स्टेप्स। तो पुराने ज़माने में लोग हाथों, पाँव और बाजुओं वगैरह का इस्तेमाल करते हुए किसी भी चीज़ की लंबाई वगैरह मालूम करते थे। दिस मेजरमेंट में रिज़ल्ट इन कन्फ्यूजन, जो कि कन्फ्यूजन पैदा कर देती थी, क्योंकि सब लोगों के हाथ, पाँव और बाजू सेम लेंथ की नहीं होती थी। इसी वजह से कन्फ्यूजन होती थी कि किसी ने लेंथ मेजर की तो वो लेट सपोज़ वो 2 मीटर आई, और जब दूसरे बंदे ने मेजर की तो वो 4 मीटर आ गई, क्योंकि उसकी बाजू ज़्यादा लंबी है। तो इसलिए ये कन्फ्यूजन जनरेट कर देती थी, जिसकी वजह से एज़ द मेजरमेंट ऑफ डिफरेंट पीपल में डिफ़र फ्रॉम ईच अदर बिकॉज ऑफ डिफरेंट साइज़ ऑफ देयर हैंड, आर्म्स और स्टेप्स। ठीक है, टू अवॉइड सच कन्फ्यूजन, इस कन्फ्यूजन से बचने के लिए देयर इज़ अ नीड ऑफ स्टैंडर्ड, हमें एक ख़ास स्टैंडर्ड की ज़रूरत पड़ी। सो दैट मेजरमेंट बाय एनी पर्सन में रिज़ल्ट द सेम, ताकि जो कोई भी शख्स उस चीज़ की मेजरमेंट कर सके तो वो बिल्कुल सेम आए। तो उस स्टैंडर्ड को हमने क्या कहा, यूनिट। दिस स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट इज़ नाउन एज यूनिट। इसीलिए हमारे पास जो होता है यूनिट, वो बहुत ज़्यादा अहम होता है। अगर यूनिट नहीं होगा तो फिर हम वही पुराने ज़माने वाला तरीका इस्तेमाल करेंगे, जो कि हमारे पास डिफरेंट मेजरमेंट्स के लिए कन्फ्यूजन पैदा करेगा। इसके बाद आप इसका क्वेश्चन नंबर 1.4 देख सकते हैं, 1.5 देख सकते हैं। ठीक है, 1.6, 7, 8, 9, 10 ये बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है, इनको आप खुद ही रीड कीजिए जी। तो इसके बाद आपके पास एक्सरसाइज का डी पार्ट आ जाता है, जिसके ऊपर लिखा हुआ है कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन। तो ये कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन का मतलब है लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, ये हमने साथ साथ ये सारे के सारे कवर किए हुए हैं, 5 के 5, या पिछले लेक्चर्स में इनको देख सकते हैं। हमने हर क्वेश्चन को बाकायदा तौर पर नोट्स पे लिखा है और फिर साथ साथ समझा भी है, और उसके अंदर जो शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते थे उन्हों को भी देखा है। तो अगले पार्ट में हम चलते हैं, जो एक्सरसाइज का आपके पास ई पार्ट है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। तो जिस तरह आपको न्यूमेरिकल लॉन्ग क्वेश्चन आता है पेपर में, इसी तरह आपको लॉन्ग क्वेश्चन के साथ एक न्यूमेरिकल भी आता है, तो जो कि आपने वो भी करना होता है, वो भी ज़्यादा मार्क्स का होता है। तो न्यूमेरिकल नंबर 1.1 देखते हैं, कैलकुलेट द नंबर ऑफ सेकंड्स इन अ डे, वीक, मंथ एंड स्टेट योर आंसर इन एसआई प्रीफिक्सेस। आपने एक दिन में सेकंड्स की तादाद बतानी है, एक हफ्ते में सेकंड्स की तादाद बतानी है, और एक महीने में सेकंड्स की तादाद बतानी है, और फिर इन तीनों के आंसर को आपने प्रीफिक्सेस का इस्तेमाल करते हुए लिखना है। तो ये मैं आपके साथ नोट्स को शेयर कर देता हूँ, ये आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा बनता है, जिसका ई पार्ट है न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल नंबर 1.1, सबसे पहले हम एक दिन में सेकंड्स की तादाद को मेजर करेंगे। तो आपने लिखना है नंबर ऑफ़ सेकंड्स इन अ डे। इसके बाद आपने देखना है कि एक दिन में, ये 1 इसलिए आया क्योंकि एक दिन है, एक दिन मल्टीप्लाई, एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24, तो 24, और एक घंटे में कितने मिनट, एक घंटे में 60 मिनट होते हैं। उसके बाद एक घंटे में 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो इस तरह ये एक दिन में सेकंड्स की तादाद आपके पास आ जाएगी। इन सब को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये आंसर आएगा 86400 सेकंड। आगे आप इसको प्रीफिक्स में लिख सकते हैं, यानी किलो, माइक्रो, मेगा, मिली, इस तरह की क्वांटिटीज़ को इस्तेमाल करते हुए। तो उसके लिए पहले आपको इसको साइंटिफिक नोटेशन में बनाना पड़ेगा, यानी 10 की पावर के अंदर लेना पड़ेगा, क्योंकि प्रीफिक्सेस जो होती हैं वो बेसिकली 10 की पावर में ही होती हैं। तो इसको जब हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे, तो साइंटिफिक नोटेशन में इसको लिखने का तरीका देख लें, ये हमने पिछले लेक्चर्स में शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर देखा था। तो साइंटिफिक नोटेशन में लिखने का तरीका होता है, आपके पास दो किस्म की वैल्यूज़ होती हैं। एक वैल्यू होती है जिसके अंदर पॉइंट होता है, और एक वैल्यू ऐसी होती हैं जिनके अंदर पॉइंट मौजूद नहीं होता। तो ये वो वैल्यू है जिसके अंदर पॉइंट मौजूद नहीं है, तो जिसमें पॉइंट ना हो उस वैल्यू के लास्ट पर आप खुद से पॉइंट लगा देते हैं, और ज़ीरो भी। अब आपने क्या करना है, इस पॉइंट को उठा के आपने पहले नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद लेकर आना होता है। तो अब आपके पास वैल्यू बनी 8.64। ठीक है, एक्स्ट्रा ज़ीरो हम इग्नोर कर देंगे। ये जो वैल्यू बनी, इस वैल्यू को हम कहते हैं ए। ये हमारे पास ए की वैल्यू है। अच्छा, इसके बाद हमने एन की वैल्यू फाइंड करनी होती है। एन की वैल्यू कैसे निकलती है, जहाँ आपके पास पॉइंट है, पॉइंट पहले था वहाँ पे लाइन लगा दी, और जहाँ पर आप पॉइंट को लेकर गए
आपने वहाँ पर एक लाइन अज्यूम करनी है या रफ वर्क में लगा देनी है। अब इन दोनों लाइनों के दरमियान कितने नंबर हैं आपके पास, वो हैं 1 2 3 4, 4 नंबर हैं, तो n की वैल्यू आपके पास 4 आ जाएगी। ठीक है, अब ये वैल्यू प्लस में होगी कि माइनस में होगी, ये आपने देखना है। ये आपके पास राइट लाइन आ जाएगी और ये आपके पास लेफ़्ट वाली लाइन होगी। तो जब भी आप लोग राइट से लेफ़्ट जाएंगे तो n की वैल्यू प्लस में होती है, और जब लेफ़्ट से राइट जाते हैं तो n की वैल्यू माइनस में होती है। तो यहाँ हम राइट से लेफ़्ट आए हैं तो इसलिए n की वैल्यू हमारे पास प्लस में होगी। आगे साइंटिफिक नोटेशन का फार्मूला होता है, जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो होती है a मल्टीप्लाई 10 की पावर n। तो आपने इस फॉर्म के अंदर इन दोनों वैल्यूज़ को पुट कर देना है। a की जगह आपने 8.64 लगाना है, मल्टीप्लाई 10 की पावर n की जगह आपने 4 लगा देना है। तो ये आपके पास इसकी साइंटिफिक नोटेशन आ गई। अच्छा, यहाँ आप लोग देख सकते हैं, यहाँ छोटी सी मिस्टेक थी, यहाँ 3 लिखा हुआ था, तो आप यहाँ 8.64 10 की पावर 4 सेकंड लिख सकते हैं। आगे हमने इसको किसी प्रीफिक्स के अंदर कन्वर्ट करना है, तो आप देख सकते हैं जो 4 है, 4 पावर से कम जो प्रीफिक्स होती है वो होती है किलो। 10 की पावर 3 आपके पास किलो के बराबर होता है। तो 4 को जब आपने किलो बनाना है तो आपने इसको 10 की पावर 3 की फॉर्म में लिखना है, यानी 10 की पावर 4 को हम लिख सकते हैं 10 की पावर 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1। ठीक है, 3 और 1 को फिर प्लस करेंगे तो हमारे पास 4 आ जाएगा। अब आपने 10 की पावर 4 की जगह लिखना है 10 की पावर 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1, और आगे सेकंड आ जाएगा। फिर आप लोग ऐसा करें, 8.64 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 इसके साथ लिखें और 10 की पावर 3 यहाँ साइड पे लिख लें। ठीक है, इसके बाद आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 86.4। ठीक है, आगे आपके पास ये बाकी वैल्यू बच गई 10 की पावर 3 सेकंड, तो 86.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 सेकंड। इसके बाद आप लोग इसकी जगह किलो लगा सकते हैं, 86.4, ये 10 की पावर 3 की जगह आप के लिख सकते हैं, जिसका मतलब किलो होता है। ठीक है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 86.4 आगे किलो सेकंड, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, छोटी सी मिस्टेक थी इसके अंदर जो कि मैंने ठीक कर दी। अच्छा, अब आप लोग बी पार्ट देख सकते हैं। आपने एक हफ़्ते में सेकंड्स की तादाद को बताना है, तो सेकंड्स इन अ वीक लिखेंगे। एक हफ़्ते में 7 दिन होते हैं और एक दिन में 24 घंटे, फिर एक घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो जब इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। इसको आपने प्रीफिक्स में लिखने के लिए पहले साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। साइंटिफिक नोटेशन में उसी तरीके से लिखना है जिस तरह हमने पिछले क्वेश्चन में किया, लास्ट पे पॉइंट और ज़ीरो लगा के a मल्टीप्लाई 10 की पावर n की फॉर्म में लिखना है। ठीक है, ये आप लोग देख सकते हैं, मैंने इसको साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में लिखा है। उसके बाद हमने इसको 10 की पावर 5 को दो हिस्सों के अंदर कन्वर्ट किया, 10 की पावर 3 और 10 की पावर 2 में। ठीक है, 10 की पावर 3 जो होता है आपके पास वो किलो होता है, और 10 की पावर 2 इसके साथ हम कैलकुलेटर पे जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा, और 10 की पावर 3 की जगह हम किलो लिख देंगे और सेकंड साथ ऐसे ही आ जाएगा। इस तरह ये बी पार्ट था। सी पार्ट में आप लोग देख सकते हैं कि आपने एक महीने में सेकंड्स की तादाद को बताना है। तो सेकंड्स इन अ मंथ, एक महीने में 30 दिन होते हैं, एक दिन में 24 घंटे, एक घंटे में 60 मिनट और एक मिनट में 60 सेकंड। तो जब इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। इसको आपने प्रीफिक्स में लिखने के लिए पहले साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, बिल्कुल उसी तरीके से, और लास्ट पर आप लोग देख सकते हैं 10 की पावर 6 बन जाएगा। और 10 की पावर 6 हमारे पास प्रीफिक्स होता है, इसको हमें कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी दो हिस्सों के अंदर। तो 10 की पावर 6 की जगह आप इसकी प्रीफिक्स लिख सकते हैं जो कि होती है मेगा। ठीक है, तो इसका आंसर आपके पास बन जाएगा 2.592। 10 की पावर 6 की जगह m लिख देंगे जिसका मतलब मेगा है, और साथ सेकंड आ जाएगा। ठीक है, तो ये था आपके पास न्यूमेरिकल नंबर 1.1। अब चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 1.2 की तरफ। स्टेट द आंसर्स ऑफ प्रॉब्लम 1.1 इन साइंटिफिक नोटेशन। तो वही चीज़ है, आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 है, उसी का ही पार्ट है कि आपने इन सारे आंसर्स को साइंटिफिक नोटेशन के अंदर लिखना है। तो ये आप लोग देख सकते हैं, जो मैंने शुरू में एक्सप्लेन किया था साइंटिफिक नोटेशन, बेसिकली उन्होंने ये इसी तरह ही साइंटिफिक नोटेशन में लिखा हुआ है। तो आगे न्यूमेरिकल नंबर 1.3 आपके पास, ये बिल्कुल सिंपल से न्यूमेरिकल है। 1.3, 4 और 5 ये बिल्कुल सेम है। तो आपने इसको सोल्व करना है और अपना आंसर आपने साइंटिफिक नोटेशन के अंदर लिखना है। तो न्यूमेरिकल नंबर 1.3 देखें, 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 किलोग्राम प्लस 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5 किलोग्राम। तो सबसे पहले आप लोगों ने ना इसे अरेंज कर लेना है। अरेंज करने का मतलब ये कि आपने इसमें से कॉमन ले लेना है। ठीक है, अगर कोई चीज़ कॉमन आ रही है, कॉमन लेने का मतलब जैसे अगर आपके पास ये अगर इक्वेशन लिखो x² + 2x + x³, तो आप देख सकते हैं इस पूरी इक्वेशन में x कॉमन आ रहा है हमारे पास। तो x कॉमन आएगा तो अंदर बचेगा, यहाँ पर x रह जाएगा, यहाँ पे 2, और यहाँ पे आपके पास x की पावर 2 रह जाएगी। x कैसे कॉमन आया, जो सबसे छोटी पावर होती है वो हमारे पास बाहर कॉमन आ जाती है, और 1 बाहर आ गया तो इधर 1 पावर रह जाएगी, इधर से 1 x की पावर बाहर आ गई तो 2 रह गई, इधर से x की पावर 1 बाहर आ गई तो x की पावर 2 रह गई। सेम काम आपने यहाँ पर भी करना है। यहाँ पर आपने पावर्स को कॉमन लेना है, जो छोटी पावर होगी
तो 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4, इस पूरी वैल्यू के अंदर आप देख सकते हैं ये 10 की पावर -4 ये छोटी है, तो ये बाहर कॉमन आएगी और साथ में किलोग्राम भी दोनों में आ रहा है, तो ये भी बाहर आ जाएगा। तो बाकी आपके पास यहाँ पे 4 रह जाएगा, ये तो बाहर आ चुका, किलोग्राम भी बाहर आ चुका, फिर प्लस आएगा, फिर 3 आएगा और 10 की पावर -5 में से 4 बाहर आ गया, तो अंदर 1 रह जाएगा। ठीक है, आगे आप लोग इसको सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर के ऊपर, तो आपके पास 0.3 आंसर आएगा। कैलकुलेटर पर इसको सॉल्व करने का तरीका, आप 3 लिखें, फिर मल्टीप्लाई लिखें, फिर 10 लिखें, फिर पावर इसके ऊपर इस तरह कैलकुलेटर पे ये सिंबल होता है पावर का, और इसके आगे आप -1 लिखें, तो आपके पास ये 0.3 आंसर आ जाएगा। इनको आप प्लस करें, प्लस करने के बाद आपके पास आंसर आएगा 4.3 10 की पावर -4 kg। इसका बी पार्ट आप लोग देख सकते हैं। सेम इसी तरह आपने जो छोटी पावर है वो कॉमन ले लेनी, 10 की पावर -5 कॉमन आ जाएगा, और मीटर भी दोनों में है तो इसीलिए मीटर भी कॉमन आ जाएगा। इसके बाद अंदर आपके पास 5.4 बच गया, यहाँ से 5 बाहर चला गया तो 6 के पास 1 रह गया, बाकी -3.2 और ये 5 बाहर आ गया था। तो आगे आप लोग इसको कैलकुलेटर पे कर सकते हैं, तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। आगे इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास -2.66 आंसर आएगा और साथ में ये चीज़ आ जाएगी। तो ये न्यूमेरिकल नंबर आपके पास 1.3 था। आगे न्यूमेरिकल नंबर 1.4 की तरफ चलते हैं, जिसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन नहीं बल्कि आपने मल्टीप्लिकेशन करनी है। तो ए पार्ट है आपके पास 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 मीटर मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2 मीटर। तो यहाँ पर आप लोगों ने अरेंज करना है, यानी कि आपने तरतीब लगानी है। आपने जो नंबर्स हैं उन्हों को इकट्ठा लिख देना है, और जो 10 की पावर है उन्हों को इकट्ठा लिख देना है, और जो यूनिट्स हैं उन्हों को इकट्ठा लिख देना है। तो 5 और 3 को हम साथ लिख देंगे, उसके बाद 10 की पावर जो है उन्हों को इकट्ठा लिख देंगे दोनों में, और जो दोनों में यूनिट है उन्हों को इकट्ठा लिख देंगे। तो ये हमारे पास अरेंज हो गए, एक तरतीब लग गई। अब 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आएगा। आगे जब दो सेम चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हों तो उनकी पावर प्लस हो जाएगी, 4 और ये प्लस -2 करेंगे तो 4 -2 आएगा। और मीटर ये भी दो सेम चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं तो दोनों की पावर 1 और 1 है, तो प्लस होके 2 आ जाएगी, मीटर स्क्वायर बन जाएगा। अच्छा, इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ 15 आ जाएगा और यहाँ 10 की पावर 2 और मीटर स्क्वायर आ जाएगा। और एक चीज़ आपने देखनी है कि आपको क्वेश्चन में कहा गया है कि आपने आंसर को साइंटिफिक नोटेशन के अंदर लिखना है, तो आप इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिख सकते हैं। 15 को आपने साइंटिफिक नोटेशन में लिख देना है, क्योंकि ये साइंटिफिक नोटेशन में नहीं है। साइंटिफिक नोटेशन का हमें कैसे पता चला, क्योंकि साइंटिफिक नोटेशन के अंदर पॉइंट हमेशा पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद होता है, जबकि यहाँ पर पॉइंट है ही नहीं, तो इसीलिए आप इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे। तो आपके पास इसकी साइंटिफिक नोटेशन ये बन जाएगी 15 मल्टीप्लाई 1.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1। बाकी जो है आपके पास सारा कुछ ऐसे ही आ जाएगा, और इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो हमारे पास पावर 3 आ जाएगी, जिसकी जगह हम किलो भी लिख सकते हैं। तो ये था आपके पास न्यूमेरिकल नंबर 1.4 का पहला पार्ट। आगे न्यूमेरिकल नंबर 1.4 का दूसरा पार्ट देखें। आपने यहाँ पर डिवाइड कर देना है, सेम उसी तरह अरेंज करना है। डिवीजन में भी हम अरेंज कर सकते हैं, हम जो सेम चीज़ें हैं उन्हों को इकट्ठा लिख सकते हैं। नंबर्स को हम इकट्ठा डिवाइड कर सकते हैं, फिर 10 की पावर को इकट्ठा डिवाइड कर सकते हैं, उसके बाद हम जो यूनिट्स हैं उन्हों को डिवाइड कर सकते हैं। तो 6 और 3 को डिवाइड किया 2 आ गया। इन दोनों को कैसे डिवाइड करेंगे, इनको डिवाइड करने के दो तरीके हैं। आप या तो इन्हें कैंसिल कर दें, ये 4 था 8 था, ये कैंसिल हुए तो ऊपर 4 बच गया, या तो आप इसके ऊपर रूल लगा दें कि नीचे वाली पावर ऊपर जाकर आपके पास माइनस हो जाती है। तो नीचे वाली पावर 4 है, ऊपर जाके माइनस हो जाएगी 8 के अंदर, तो 8 - 4 करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 4, और यहाँ पे 2 है, और बाकी ये m की पावर -3 ये भी ऊपर जाके माइनस में हो जाएगी मीटर की पावर 3, तो ये मीटर की पावर -3 बन जाएगी, किलोग्राम पर मीटर क्यूब बन जाएगा। तो इस तरह आपके पास ये न्यूमेरिकल नंबर 1.4 था। अच्छा, आगे आप लोग देख सकते हैं आपके पास न्यूमेरिकल नंबर 1.5 है। इसमें बिल्कुल आपने यही सेम काम करना है जो आपने पिछले दो न्यूमेरिकल्स में किया है। बेसिकली इसमें इकट्ठा कर दिया उन्होंने मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न को। तो सबसे पहले आप लोग जो है इन्हें अरेंज कर लें। अरेंज करने का तरीका, आप नंबर के साथ ऊपर नंबर को लिख लें, फिर आप लोग 10 की पावर के साथ 10 की पावर लिख लें, और फिर आप लोग यूनिट्स को इकट्ठा लिख लें, किलोग्राम और साथ मीटर को हमने लिख दिया। और ये जो किलो है 4 के साथ, इसकी जगह हम 10 की पावर 3 लगा देंगे, ठीक है, जो कि यहाँ पर आ जाएगी। इसके बाद जो नीचे वाली रकम है वो आपके पास इसी तरह आ जाएगी। अब आप लोग यहाँ 5 को इसके नीचे लिख लें क्योंकि ये नंबर्स हैं, और 10 की पावर को इन 10 की पावर के नीचे लिख लें, यूनिट को यूनिट के नीचे लिख लें। ये भी तरतीब लग गई। आगे 3 4 द 12 और नीचे 5 आ गया। यहाँ से आपके पास 10 की पावर 2 और 10 की पावर 2 कैंसिल हो जाएगी, बाकी 10 की पावर 3 रह जाएगी, और ये सेकंड आपके पास ऊपर जाके -2 हो जाएगी पावर, ठीक है। पावर हमेशा ऊपर जाकर माइनस हो जाती है, आपके पास रूल होता है, मैथ का लॉ होता है जिसे कहते हैं लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। तो जब आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे 12 को और 5 को, तो आपके पास आंसर आएगा 2.4, ठीक है। और यहाँ 10 की पावर 3 आ गई, बाकी यूनिट आपके पास इसी तरह आ जाएगा। तो ये था आपके पास न्यूमेरिकल नंबर 1.4। आगे आप लोग देख सकते हैं आपके पास न्यूमेरिकल नंबर 1.6 है, जिसकी स्टेटमेंट है कि स्टेट दी नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन
ईच मेजरमेंट, आपने इन तमाम पार्ट्स के अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद को बताना है। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स वाला टॉपिक हमने पिछले लेक्चर्स में कवर किया है, ये आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह उसके हम रूल्स को डिफ़ाइन करते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर को फाइंड करने के क्या क्या तरीके होते हैं वो आप लोग पिछले लेक्चर में देख सकते हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, वहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं। तो सबसे पहला पार्ट है आपके पास 0.0045 मीटर। तो इसमें आपके पास सिर्फ दो ही सिग्निफिकेंट फिगर हैं जो कि हैं 4 और 5। सिग्निफिकेंट फिगर बेसिकली जो नेचुरल नंबर होते हैं 1 2 3 4 5, यानी तमाम नंबर सिवाय ज़ीरो के, वो सब के सब सिग्निफिकेंट ही होते हैं। ज़ीरो जो होता है आपके पास उसके लिए कुछ रूल्स होते हैं कि ज़ीरो अगर राइट साइड पे आ जाए तो फिर वो सिग्निफिकेंट होता है, अगर लेफ़्ट साइड पे आए तो फिर वो सिग्निफिकेंट नहीं होता। तो इस वैल्यू में लेफ़्ट साइड पे है, इसीलिए ज़ीरो सिग्निफिकेंट को हम काउंट नहीं करेंगे, बल्कि सिर्फ और सिर्फ 4 और 5 दो ही सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। इसके बाद दूसरे पार्ट में आप देख सकते हैं कि ये इसके अंदर आपके पास 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। इसमें ज़ीरो कैसे है, क्योंकि ज़ीरो दो नंबर्स के दरमियान में आ गया है। तो जब दो नंबर के दरमियान में आ जाए तब भी ज़ीरो सिग्निफिकेंट ही होता है, या राइट पे आ जाए या दरमियान में आ जाए। तो चार हो जाएंगे इसमें आपके पास, 1 2 3 टोटल 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे। ज़ीरो इसीलिए क्योंकि ज़ीरो राइट साइड पे है, और 3 और 4 इसीलिए क्योंकि 3 और 4 आपके पास नेचुरल नंबर में आ जाते हैं, इसीलिए वो ऑटोमेटिकली सिग्निफिकेंट हैं। तो ये था आपके पास न्यूमेरिकल नंबर 1.6। आगे न्यूमेरिकल नंबर 1.7 है आपके पास, राइट इन साइंटिफिक नोटेशन। तो आपने इन वैल्यूज़ को साइंटिफिक नोटेशन के अंदर लिखना है, जो भी हमने स्टार्ट में काम किया था। ये वैल्यू आपको दी गई है। सबसे पहले ये हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन की जनरल फॉर्म होती है, a × 10 की पावर n। यहाँ a कैसे निकलेगा, आपने इस वैल्यू को रफ साइड पे लिख लेना है। अगर इसके अंदर पॉइंट मौजूद है तो आप पॉइंट को उठा के पहले नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद लेकर जाएँ। तो अब आपके पास वैल्यू बनी 3.5, ठीक है। एक्स्ट्रा ज़ीरो हमने इग्नोर कर दिए। अब जहाँ पर पॉइंट था वहाँ पे लाइन लगाई, जहाँ पे लेके गए वहाँ पे लाइन लगाई। तो इन दो लाइनों के दरमियान कितने नंबर हैं, वो आपके पास है n की वैल्यू 3। और अगर हम लेफ़्ट से राइट गए हैं पॉइंट को लेकर तो हमारे पास n की वैल्यू माइनस में आ जाएगी। तो ये इस फॉर्म के अंदर आप इन दोनों वैल्यूज़ को पुट करें, a की जगह 3.5 और n की जगह -3, तो ये साइंटिफिक नोटेशन बन जाएगी। इसी तरह इसका दूसरा पार्ट आप लोग देख सकते हैं कि जब आप लोगों ने इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, बी पार्ट आपके पास है 2064 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 मीटर। ये आपके पास बी पार्ट दिया गया है। इसको आप लोगों ने जब साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है तो आप इस वैल्यू को साइंटिफिक नोटेशन में लिखें, क्योंकि ये उसमें नहीं लिखी हुई, क्योंकि साइंटिफिक नोटेशन में जो नंबर होता है उसके अंदर पॉइंट पहले नंबर के पहले नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद होता है, जबकि इसमें पॉइंट 3 नंबर्स के बाद है। तो इसीलिए साइंटिफिक नोटेशन में नहीं लिखा हुआ, पहले आप इसको लिखेंगे। तो इसको जब आप साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। आगे आप लोग वैल्यूज़ को, इनकी पावर्स को प्लस करेंगे तो ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोग इसको देख सकते हैं। आगे चलते हैं, आगे हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 1.8 आ जाता है, राइट यूजिंग करेक्ट प्रीफिक्सेस। आपने इनको प्रीफिक्सेस का इस्तेमाल करते हुए लिखना है। तो ए पार्ट देखें, 5 × 10 की पावर 4 सेंटीमीटर। तो सेंटी की वैल्यू हमें पता है 10 की पावर -2 होती है। 5 × 10 की पावर 4, आगे सेंटी की वैल्यू हमने लगा दी। ये नीचे वाली चीज़ें सेम हो, मल्टीप्लाई हो रही हो तो उनकी पावर प्लस हो जाती है, तो 4 -2 आ जाएगा यहाँ पर, और इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2। और यहाँ आप लोग देख सकते हैं 5 जो है वो साइंटिफिक नोटेशन के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है। 5 के बाद ही पॉइंट है, लेकिन फिर भी हम पॉइंट को उठा के पहले 5 से पहले लेकर आएंगे ताकि हमारे पास एक प्रीफिक्स बन सके, क्योंकि 10 की पावर 2 जो होती है वो कोई प्रीफिक्स नहीं होती। तो यहाँ हम 10 की पावर 1 लेकर आएंगे ताकि किसी तरह हमारे पास कोई प्रीफिक्स बन सके। तो हमने पॉइंट को 5 से पहले ले आए, तो 5 से पहले लेकर आएंगे तो 10 की पावर 1 आ जाएगी हमारे पास। राइट से लेफ़्ट आए हैं तो प्लस में होगी, तो 0.5 × 10 की पावर 1, इसकी ये हमने साइंटिफिक नोटेशन लिख दी। अब ये दोनों पावर्स आपके पास ऐड होकर 3 आ जाएंगे, और 10 की पावर 3 किलो होता है, तो इसकी जगह आप लोग किलो लिख सकते हैं। तो ये बिल्कुल सिंपल सा न्यूमेरिकल है। इसी तरह इसका आप लोग बी पार्ट देख सकते हैं कि 580 × 10 की पावर 2 kg। इसमें भी आपने ऐसे ही करना है, पहले 580 को आपने साइंटिफिक नोटेशन के अंदर लिख देना है, ठीक है। तो जब आप इसको साइंटिफिक नोटेशन के अंदर लिखेंगे, पॉइंट को उठा के आप लोग 8 के बाद लेकर आएंगे तो आपके पास यहाँ 2 पहले से मौजूद है और 1 भी आ जाएगा, तो टोटल 3 पावर हो जाएगी जो कि किलो के बराबर होती है। तो 58 किलोग्राम आपके पास आंसर आ जाएगा। इसी तरह इसका सी पार्ट आप लोग कर सकते हैं। इसमें भी आप लोग 45 को पहले साइंटिफिक नोटेशन में लिखें, 4.5 आपके पास आ जाएगा, ठीक है। आगे 10 की पावर 1 आ जाएगी, ये इसकी साइंटिफिक नोटेशन आ गई। आगे -4 7 ऐसे ही, सेकंड 7 ऐसे ही, फिर इन दोनों की पावर को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -3। तो -3 10 की पावर वो आपके पास मिली के बराबर होता है, तो 4.5 मिली सेकेंड आपका आंसर आ जाएगा। तो आगे आपके पास है न्यूमेरिकल नंबर 1.9,
बिल्कुल सिंपल सा न्यूमेरिकल है ये भी। लाइट ईयर इज़ द यूनिट ऑफ डिस्टेंस यूज्ड इन एस्ट्रोनॉमी। इट इज़ द डिस्टेंस कवर्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। टेकिंग द स्पीड ऑफ लाइट एज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। कैलकुलेट द डिस्टेंस। तो अगर आपको स्पीड ऑफ लाइट दी हो और टाइम आपको दिया हुआ है 1 ईयर, तो आपने क्या चीज़ मेजर करनी है, आपने यहाँ पर डिस्टेंस की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसका एक फार्मूला होता है आपके पास, जो कि हम आगे जाके चैप्टर नंबर 2 के अंदर भी पढ़ेंगे, लेकिन फ़िलहाल के लिए आप वो फार्मूला याद रखें। ये फार्मूला आपके पास स्पीड का लिखा हुआ है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो सबसे पहले गिवन डाटा लिख लेते हैं जो हमें दिया गया है, ठीक है। जो न्यूमेरिकल को करने का तरीकाकार होता है, सबसे पहले हम गिवन डाटा लिख लेते हैं, जो चीज़ हमें गिवन होती है, जो जो कुछ हमें दिया होता है। तो आपके पास गिवन डाटा में स्पीड ऑफ लाइट दी हुई है, स्पीड को हम v से लिखते हैं, तो वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है। अच्छा, उसके बाद आपके पास टाइम दिया गया है। टाइम की वैल्यू कितनी दी गई है, 1 ईयर। तो 1 साल को आपने सेकंड्स के अंदर कन्वर्ट कर देना है। 1 साल में 365 दिन होते हैं, एक दिन में 24 घंटे, 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड। तो ये हमने सेकंड्स के अंदर इसको कन्वर्ट कर दिया। जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। आगे आप इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिख लें, ठीक है, 7 सेकंड लिख लें, तो ये टाइम की आपके पास वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद आपने टू फाइंड, जो चीज़ हमने फाइंड करनी होती है वो लिखते हैं। तो यहाँ हमने बेसिकली डिस्टेंस फाइंड करना है। उसके बाद हम सोल्यूशन करेंगे। एज़ वी नो दैट, स्पीड का फार्मूला लिखेंगे, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। स्पीड को लिखते हैं v से, डिस्टेंस s होता है और टाइम का मतलब t है, ठीक है। तो अगर हमने यहाँ से डिस्टेंस की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आप देख सकते हैं टाइम यहाँ पर जाकर इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। t यहाँ डिवाइड हो रहा था, यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास डिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी s = vt। तो आगे आप लोग देख सकते हैं कि इसकी वैल्यू जब हम पुट करेंगे, v की जगह लगाएंगे 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, और t की जगह जो हमने साइंटिफिक नोटेशन में इसकी वैल्यू निकाली थी वो लगाएंगे। उसके बाद इन दोनों को हम सिंपली, जो पिछला न्यूमेरिकल था, न्यूमेरिकल नंबर आपके पास 1.4 है, उसका ए पार्ट, उसके तरीके से जब इसको सोल्व करेंगे, यानी तरतीब लगाकर, तो आपके पास ये आपका आंसर आ जाएगा पावर्स को ऐड करके। तो ये बड़ा सिंपल सा न्यूमेरिकल है, इसको आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपके पास है न्यूमेरिकल नंबर 1.10, 10वां न्यूमेरिकल है, लास्ट न्यूमेरिकल है। एक्सप्रेस द डेंसिटी ऑफ मरकरी गिवन एज 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इन किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो आपको मरकरी की डेंसिटी दी गई है, लेकिन वो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में दी गई है, आपने उसकी डेंसिटी किलोग्राम पर मीटर क्यूब में मेजर करनी है, ठीक है। ये हम गिवन डाटा लिख लेंगे, हमें डेंसिटी गिवन है। उसके बाद टू फाइंड, जो हमने चीज़ फाइंड करनी है, हमने किलोग्राम पर मीटर क्यूब में डेंसिटी फाइंड करनी है। अच्छा, उसके बाद एज़ वी नो दैट, ये आप लोगों ने एक चीज़ याद रखनी है कि 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब के बराबर होता है, ठीक है। इसके बाद आप लोग डेंसिटी ऑफ मरकरी लिखेंगे, जो आपको गिवन है 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसकी जगह आप लोग इसकी वैल्यू लगा देंगे 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है। तो जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा, आगे किलोग्राम पर मीटर क्यूब आ जाएगा। इसके बाद आप लोग इस वैल्यू को साइंटिफिक नोटेशन में लिख सकते हैं। तो पॉइंट को पहले 90 डिजिट के बाद लेकर आएंगे, तो 1 2 3 4 10⁴ आ जाएगी, और राइट से लेफ़्ट आए हैं तो प्लस में होगी। तो इस तरह आपके पास ये न्यूमेरिकल 10 हमने कंप्लीट कर लिए। आगे हम चलते हैं कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस की तरफ, जो कि इस एक्सरसाइज का सी पार्ट है। कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस का मतलब बेसिकली आपके पास कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, थोड़े से ये थोड़े टफ हो सकते हैं, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि आपको ये समझ आ जाए। तो पहला क्वेश्चन है, इन व्हाट यूनिट विल यू एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग, कि ये जो आपको क्वांटिटीज़ दी गई हैं, आप इनको किन यूनिट के अंदर मेजर करेंगे। सबसे पहले आपके पास थिकनेस ऑफ 5 रुपी क्वीन, 5 रुपये का सिक्का, तो ये आपके पास मेजर होगा मिलीमीटर के अंदर, ठीक है। इसके आगे आप लोग मिलीमीटर, ये नीचे आप लोग आंसर दे सकते हैं ए बी सी पार्ट के। तो ए पार्ट का आंसर आपके पास मिलीमीटर लिखा हुआ है। बी पार्ट है लेंथ ऑफ बुक, तो बुक की जो लंबाई है वो सेंटीमीटर के अंदर मेजर होगी। इसी तरह आपके पास लेंथ ऑफ फुटबॉल फील्ड, वो आपके पास मीटर के अंदर मेजर होगी। इसके बाद है द डिस्टेंस बिटवीन 2 सिटीज़, तो ये आपके पास मेजर होगा किलोमीटर के अंदर। 2 शहरों के दरमियान फासला किलोमीटर में ही मेजर किया जाएगा, ठीक है, जो कि एक बड़ा यूनिट है। उसके बाद मैस ऑफ 5 रुपी क्वीन, 5 रुपये का जो सिक्का है वो आपके पास मैस उसका ग्राम के अंदर मेजर होगा। उसके बाद है आपके पास मैस ऑफ योर स्कूल बैग, आपके स्कूल का बैग जो है उसका मैस किस यूनिट में मेजर किया जाएगा, चूँकि वो एक बड़ी चीज़ है तो उसके लिए बड़ा यूनिट यानी किलोग्राम इस्तेमाल होगा, ठीक है।
किलो बेसिकली प्रीफिक्स होती है जिसकी वैल्यू 10 की पावर 3 है, तो इसीलिए ये एक बड़ा यूनिट है मैथ्स का। अच्छा, उसके बाद आपके पास ड्यूरेशन ऑफ योर स्कूल क्लास पीरियड, आपकी क्लास का जो पीरियड होता है, लेक्चर होता है, उसकी ड्यूरेशन यानी उसका टाइम, उसका दौरानिया वो मिनट्स के अंदर मेजर किया जाएगा, जो कि आप लोग देखते हैं आधे घंटे का, 60 मिनट का या 30 मिनट का होता है, ठीक है। तो इसके बाद आपके पास है वॉल्यूम ऑफ पेट्रोल फील्ड इन दी टैंक ऑफ कार की जो टैंक है उसके अंदर जो पेट्रोल फिल हुआ होता है उसका वॉल्यूम आप किस यूनिट में मेजर करेंगे, वो हम लीटर के अंदर मेजर करेंगे। अच्छा, उसके बाद जो लास्ट है आपके पास टाइम टू बॉयल 1 लीटर मिल्क, 1 लीटर मिल्क को बॉयल करने के लिए हमें जितना टाइम लगेगा तो वो भी मिनट्स के अंदर ही हम मेजर करेंगे। तो ये आपके पास पहला कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चन था, ठीक है। इसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 1.2 आ जाता है, वाई माइट अ स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ मेजरमेंट बी हेल्पफुल टू अ टेलर, कि जो दर्जी होता है उसके लिए जो मेजरमेंट का स्टैंडर्ड सिस्टम है, पैमाइश का जो स्टैंडर्ड सिस्टम है वो उसके लिए इम्पोर्टेंट क्यों है, वो आपने बताना है, वो उसके लिए कैसे मददगार हो सकता है। आ स्टैंडर्ड सिस्टम इंश्योर्स दैट द टेलर्स मेजरमेंट्स आर कंसिस्टेंट एंड एक्यूरेट इनेबलिंग प्रॉपर फिटिंग फॉर गारमेंट्स। तो उसके लिए इसलिए इम्पोर्टेंट होता है ताकि वो कंसिस्टेंट हो, उसकी जो मेजरमेंट्स हैं वो जो लेंथ वगैरह को मेजर कर रहा है कपड़ों की, तो वो बिल्कुल एक्यूरेट हों, उसमें किसी किस्म की नॉट एक्यूरेसी ना हो, और जो है आपके पास वो वैल्यूज़ उसकी मेजरमेंट्स की बिल्कुल ठीक आएँ। तो इसीलिए स्टैंडर्ड सिस्टम मेजरमेंट का उसके लिए अपने जहन में रखना ज़रूरी होता है। तो इसी तरह आप लोग इसका क्वेश्चन नंबर 1.3 ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आप लोग ना कीजिए क्वेश्चन नंबर 1.3। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1.4 भी इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसके साथ 1.5, 6, 7, 8, 9, 10 ये आप लोग देख सकते हैं, ये मैं स्क्रीन पे आपके साथ मैंने शेयर किए हुए हैं, आप यहाँ से देख लें। अच्छा, इसके साथ इस चैप्टर के कुछ एक्स्ट्रा शॉर्ट क्वेश्चन हैं, ठीक है, जो कि आपको बोर्ड में आ सकते हैं। ये अभी तक जितना हमने पढ़ा वो बेसिक शॉर्ट क्वेश्चन थे और इम्पोर्टेंट वाले शॉर्ट क्वेश्चन थे, जबकि अब जो मैं आपके साथ ये पिक्चर शेयर कर रहा हूँ, इस पिक्चर में आपको एडिशनल शॉर्ट क्वेश्चन मिल जाएंगे जो आप इस चैप्टर के अपने तौर पर रीड कर सकते हैं। तो आप ये इन्हें अच्छे से देख लीजिए, ये काफ़ी सारे शॉर्ट क्वेश्चन हैं और बिल्कुल आसान से एक एक दो लाइनों के इनके आंसर लिखे हुए हैं, और इनमें मोस्टली वही क्वेश्चन हैं जो कि हमने पिछले लेक्चर्स के अंदर अपने जब हमने टॉपिक्स को कवर किया था तब हमने इनको डिस्कस किया था और लिखा भी था। तो इनमें बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चन वही हैं, कुछ शॉर्ट क्वेश्चन हैं जो कि डिफरेंट हैं, वो आप लोग देख सकते हैं। वो बेसिकली साइड बॉक्सेस वगैरह और कुछ कॉन्सेप्ट से वो आपके पास ये एक्स्ट्रा शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाएंगे। इसके साथ आपके पास आगे एडिशनल एमसीक्यूज़ हैं इस चैप्टर के, जो एक्सरसाइज के अलावा वाले हैं, इन्हें आप लोग लाजमी तौर पर रीड कीजिएगा, ये भी आपको बोर्ड में आने का चांस काफ़ी ज़्यादा है। तो ये भी काफ़ी सारे एमसीक्यूज़ हैं, पहले उन्होंने टॉपिक वाइज लिखे हुए हैं, ठीक है, तो ये आप लोग इन्हें अच्छे से याद करें। इसके अलावा जो एमसीक्यूज़ हैं, कुछ टेबल्स हैं, स्टार्टिंग में इस चैप्टर के 3 टेबल हैं, एक बेस क्वांटिटी, ड्राइव क्वांटिटीज़ का और एक प्रीफिक्सेस का, और एक मैंने आपको खुद से लिखवाया था लीस्ट काउंट का टेबल। तो ये 3 टेबल्स भी आप लोग इस चैप्टर के साथ एमसीक्यूज़ के तौर पर याद कर लीजिएगा। तो ये टोटल इस चैप्टर में हमारे पास 13 टॉपिक्स थे, तो आपके पास ये उन 13 टॉपिक्स के एमसीक्यूज़ हैं, इन्हें आप अच्छे से ये यहाँ से स्क्रीनशॉट लेकर इनको याद कर लें। इनके आंसर्स भी बिल्कुल इनके साथ ही नीचे लिखे हुए हैं। तो आज हमारा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। इसे शुरू में हमने पहले टॉपिक वाइज क्लियर किया, हमने साथ साथ इसके लॉन्ग क्वेश्चन किए, शॉर्ट क्वेश्चन किए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। उसके बाद हमने इस चैप्टर की एक्सरसाइज को सोल्व किया, एमसीक्यूज़, न्यूमेरिकल्स वगैरह, और एडिशनल जो हमारे पास चीज़ें हैं जैसे शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज़ वो भी मैंने आपके साथ अब शेयर कर दी हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा, आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो कोशिश करें कि हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें। मिलते हैं आपसे कल अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।